नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय व्यवस्था के एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में। ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएनएस की धारा 446। आप इसे ऐसे समझिए, ये सुप्रीम कोर्ट की वो अल्टीमेट पावर है जो किसी भी क्रिमिनल केस को देश के एक कोने से उठाकर दूसरे कोने में भेज सकती है, सिर्फ इसलिए ताकि इंसाफ हो सके और निष्पक्ष तरीके से हो। जरा सोचकर देखिए, क्या हो अगर किसी केस में इतना ज्यादा लोकल या पॉलिटिकल प्रेशर हो कि लगे यहाँ तो सही सुनवाई हो ही नहीं सकती, जब गवाहों को धमकाया जा रहा हो या पूरा का पूरा सिस्टम ही एक तरफा लगने लगे, तब इंसाफ कैसे मिलेगा? तो बस इसी मुश्किल सवाल का जवाब है बीएनएस की धारा 446। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है, एक सुरक्षा कवच, जो ये पक्का करता है कि न्याय की गाड़ी पटरी से न उतरे। ये सुप्रीम कोर्ट को वो ताकत देता है कि वो बीच में आए और केस को किसी ऐसी जगह ले जाए जहां निष्पक्ष सुनवाई मुमकिन हो। अच्छा, अब एक सवाल मन में आ सकता है कि ये जो नया कानून है बीएनएनएस, तो क्या इसमें ये शक्ति भी बिल्कुल नहीं है? चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि इस नए कानून का पुराने वाले से रिश्ता क्या है। देखिए, ये टेबल सब कुछ आईने की तरह साफ कर देती है। बीएनएसएस की धारा 446 असल में पुराने सीआरपीसी की धारा 406 का ही नया अवतार है। पावर वही, दायरा वही, और सबसे जरूरी चीज एंड्स ऑफ जस्टिस यानी न्याय का उद्देश्य का सिद्धांत, वो भी बिल्कुल सेम है, कोई बदलाव नहीं। तो मतलब सीधा सा है, ये सिर्फ एक नया लेबल है, बोतल वही पुरानी है। और इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि पुराने कानून यानी सीआरपीसी 406 पर सुप्रीम कोर्ट के जितने भी पुराने फैसले हैं, वो सब के सब आज भी बीएनएनएस 446 पर लागू होते हैं। तो सिद्धांत वही है, बस कानून का नाम बदल गया है। चलिए अब इस कानून को जरा और करीब से देखते हैं। इसे इसके 3 मुख्य हिस्सों में तोड़कर समझते हैं ताकि ये पूरी तरह से साफ हो जाए कि ये काम कैसे करता है। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहला, सब सेक्शन 1 सुप्रीम कोर्ट को ये जबरदस्त पावर देता है। दूसरा, सब सेक्शन 2 कहता है कि कोर्ट ये खुद से नहीं करेगा। इसके लिए या तो अटॉर्नी जनरल या फिर केस से जुड़ा कोई पक्ष एक एफिडेविट के साथ अर्जी देगा। और तीसरा, सब सेक्शन 3 ये इस पावर के गलत इस्तेमाल को रोकता है। मतलब अगर किसी ने मजाक में या परेशान करने के लिए अर्जी दी तो उस पर जुर्माना भी लग सकता है। कानून की किताबों में क्या लिखा है वो तो एक बात है, लेकिन असल में कोर्ट इस पावर को कैसे यूज करता है ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब कुछ लैंडमार्क केसेस को देखते हैं जिन्होंने इस कानून की रूपरेखा तय की है। और इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे जरूरी केस है मेनका संजय गांधी का। इस केस ने एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि केस ट्रांसफर की मांग करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि सिर्फ ये कह देना कि मुझे डर लग रहा है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा काफी नहीं है। आपको ठोस वजहें, पक्के सबूत देने होंगे जिससे कोर्ट को ये यकीन हो जाए कि हाँ, यहाँ निष्पक्ष सुनवाई होना नामुमकिन है। ये कोई मामूली शक्ति नहीं है जिसे हल्के में इस्तेमाल किया जाए। अब आते हैं उस केस पर जो शायद इस पावर के इस्तेमाल का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर उदाहरण है। ये केस तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता से जुड़ा था, जहां पॉलिटिकल पावर का असर साफ दिख रहा था। और ये फैसला बताता है कि ये शक्ति कितनी ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक फेयर ट्रायल यानी निष्पक्ष सुनवाई का हक हमारे जीने के अधिकार यानी आर्टिकल 21 का हिस्सा है। ये कोई मामूली चीज नहीं है। और जब कोर्ट को लगा कि तमिलनाडु में पॉलिटिकल दबाव की वजह से फेयर ट्रायल हो ही नहीं सकता, तो केस को सीधा कर्नाटका ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन एक मिनट, क्या फेयर ट्रायल का मतलब सिर्फ आरोपी के अधिकारों की रक्षा करना है? बिल्कुल नहीं। प्रफुल्ल देसाई केस में कोर्ट ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी। कोर्ट ने कहा कि न्याय का उद्देश्य एक तराजू की तरह है, जिसके एक पलड़े में आरोपी है, दूसरे में पीड़ित हैं और तीसरे में पूरा समाज। इन तीनों के बीच बैलेंस बनाना ही असली न्याय है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हर हाई प्रोफाइल केस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, है ना? बिल्कुल नहीं। अब्दुल नजर मदनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि मीडिया में बहुत शोर है या पब्लिक में बहुत गुस्सा है, हम केस ट्रांसफर नहीं कर सकते। कोर्ट को ये देखना होता है कि क्या असल में न्याय की प्रक्रिया में कोई रुकावट आ रही। लेकिन क्या होगा अगर कोई इस पावरफुल कानून का इस्तेमाल सिर्फ केस को लंबा खींचने या सामने वाले को परेशान करने के लिए करे? उसके लिए भी इंतजाम है। प्रीतम अशोक सदाफुले के केस में कोर्ट ने बहुत ही सख्त रवैया अपनाया।
साफ कहा कि बिना किसी ठोस आधार के ट्रांसफर की अर्जी देना कोर्ट के प्रोसेस का मजाक उड़ाना है, उसका दुरुपयोग करना है। ऐसे मामलों में अर्जी तो खारिज होगी ही, साथ में धारा 446 के तहत भारी मुआवजा भी देना पड़ेगा। तो इन सारे मामलों को देखने के बाद हम क्या सीखते हैं? चलिए उन गोल्डन प्रिंसिपल्स को एक जगह समेट लेते हैं जो केस ट्रांसफर के कानून की आत्मा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ इन 5 बातों में है। पहली, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, रोज की बात नहीं। दूसरी, सिर्फ डर नहीं, पक्के सबूत चाहिए। तीसरी, यह हमारे मौलिक अधिकार से जुड़ी है। चौथी, पॉलिटिकल प्रेशर जैसा कोई ठोस कारण होना चाहिए। और पांचवीं, अगर मजाक किया तो सजा भी मिलेगी। तो आखिर में निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि बीएनएस की धारा 446 सुप्रीम कोर्ट के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत तो है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर सिर्फ उन्हीं हालातों में किया जाता है जहां ये साबित हो जाए कि न्याय सच में खतरे में है। और आखिर में ये सवाल सोचने के लिए है कि कैसे कानून की सिर्फ एक धारा पूरे देश के लिए एक अल्टीमेट चेक एंड बैलेंस की तरह काम करती है। ये कैसे पक्का करती है कि भारत की किसी भी नागरिक को निष्पक्ष सुनवाई के हक से महरूम न किया जाए। इस पर जरूर सोचिएगा।